हेलो एंड वेलकम बैक टू फ्यूल योर फायर। देखो, आज का टॉपिक थोड़ा इंटेंस है। बचपन से हमें यही सिखाया गया है कि लव इज ब्लाइंड, प्यार सब कुछ जीत लेता है, राइट? रोम कॉम्स और फेरी टेल्स ने दिमाग में एक परफेक्ट मैजिकल पिक्चर सेट कर दी है। लेकिन क्या हो अगर वो पिक्चर एक इल्यूजन हो? आज के इस डीप डाइव में हम प्यार के उस हिडन, डार्क और डेंजरस साइड को अनकवर करेंगे, जहां रोमांस अचानक से एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर में बदल जाता है। ये सिर्फ इमोशंस की बात नहीं है यार, ये न्यूरोसाइंस, मैनिपुलेशन और बेसिक सर्वाइवल का खेल है। सो लेट्स गेट राइट इनटू दिस। 1 मिनट के लिए सोचिए, इज लव अ ब्यूटीफुल फीलिंग और अ डेंजरस एडिक्शन? थिंक अबाउट इट। सोसाइटी बड़ी आसानी से ट्रू लव या सोलमेट कनेक्शन का लेबल लगा देती है, पर क्या वो एक्चुअली एक न्यूरोबायोलॉजिकल ट्रैप हो सकता है? जब कोई किसी के बिना रह ही नहीं पाता, जब एंजाइटी और डीप अटैचमेंट बिल्कुल मिक्स हो जाए, तो क्या वो सच्चा प्यार है या दिमाग का एक केमिकल लोचा? आज के इस एक्सप्लेनर में हम फैक्ट्स को थोड़ा ब्रेक डाउन करेंगे और देखेंगे कि कैसे हमारी बेसिक बायोलॉजी लिटरली हमारे ही खिलाफ यूज हो सकती है। साइंस के मुताबिक जब किसी को नया प्यार होता है तो ब्रेन का वेंट्रल टेगमेंटल एरिया, जिसे हम वीटीए कहते हैं, और न्यूक्लियस अकम्बेंस वायलेंटली एक्टिवेट हो जाते हैं। पता ये कैसा लगता है? ये बिल्कुल वैसा ही एडिक्शन है जैसे किसी को ड्रग्स की लत लग जाती है। पूरा दिमाग डोपामीन से भर जाता है। Literally, the brain in early love looks exactly like a brain on drugs, जैसे कोकेन या एम्फेटामीन्स का हाई। ये एक एंशिएंट सर्वाइवल मैकेनिज्म था, लेकिन जब ये हाईजैक हो जाता है ना, तो एक इंसान दूसरे इंसान के लिए एक ऐसी ड्रग बन जाता है जिसके बिना सिवियर विड्रॉल सिम्टम्स आने लगते हैं। और बस यहीं से शुरू होता है सबसे पहला ट्रैप, लव बॉम्बिंग। इमेजिन कीजिए, अचानक से एक्सेसिव अफेक्शन, गिफ्ट्स और अटेंशन की बारिश होने लगे। ऐसा लगता है जैसे पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो। वर्ड्स लाइक सोलमेट या मेरा जहां रिलेशनशिप के पहले हफ्ते में ही यूज होने लगते हैं, लेकिन रियलिटी में ये एक सबकॉन्शियस इंडोक्ट्रिनेशन है। एक कल्ट ऑफ वन बनाया जा रहा है, जहां कोई किसी की पूरी दुनिया बनने की कोशिश कर रहा है ताकि आगे चलकर उस पर अल्टीमेट कंट्रोल एस्टैब्लिश हो सके। क्या आपने कभी किसी दोस्त को देखा है जो अचानक से अपनी ही लाइफ, अपने ही दोस्तों से कट ऑफ हो गया? सोचिए, एक ऐसी सिचुएशन जहां लगता है कि सामने वाला बेशुमार प्यार करता है, दिन भर टेक्स्ट आ रहे हैं, एक्सपेंसिव गिफ्ट्स मिल रहे हैं, पर धीरे धीरे साइलेंटली आइसोलेशन शुरू हो जाता है। तुम्हारे दोस्त ना मुझे पसंद नहीं करते, यहाँ हम अकेले काफी है, किसी और की क्या जरूरत है। पर्सनल बाउंड्रीज धुंधली पड़ने लगती हैं, गिल्ट और शेम का सहारा लिया जाता है और एक कॉन्स्टेंट लव हेट साइकिल चलने लगती है। मेक नो मिस्टेक, ये किसी का ओवर केयरिंग नेचर नहीं है, ये डेलिब्रेट इमोशनल मैनिपुलेशन है। अब आते हैं एक और खतरनाक कॉन्सेप्ट पर, द स्लॉट मशीन ऑफ अब्यूज। साइकोलॉजी की भाषा में इसे इंटरमिटेंट रेनफोर्समेंट कहते हैं। ये बिल्कुल एक कसिनो के स्लॉट मशीन जैसा है। पहले आता है स्ट्रेस फेज, अचानक क्रूएल्टी, गुस्सा या साइलेंट ट्रीटमेंट। इससे बॉडी में कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन स्पाइक कर जाता है। फिर अचानक से आता है रिवॉर्ड फेज, इंटेंस अफेक्शन और माफी। इससे माइंड में डोपामिन का फ्लड आ जाता है। ये अनप्रेडिक्टेबल अफेक्शन एक नॉर्मल हेल्दी प्यार से कहीं ज्यादा एडिक्टिव होता है। बस उस रिवॉर्ड फेज की थोड़ी सी रिलीफ पाने के लिए लोग लगातार मेंटली एग्जॉस्ट होने को तैयार हो जाते हैं। ये सिर्फ प्यार नहीं है, ये प्योर एडिक्शन बन चुका है। रिसर्चर्स इस ट्रैप को बहुत क्लियरली डिफाइन करते हैं। A trauma bond is not a cognitive failure. It is a neurobiological hijacking. जब लोग किसी टॉक्सिक लूप में फंसे होते हैं, हम बाहर से देखकर सोचते हैं छोड़ क्यों नहीं देते, लेकिन ये कोई दिमागी कमजोरी या बेवकूफ़ी थोड़ी है। एक ट्रॉमा बॉन्ड बेसिकली एक लिटरल फिजिकल एडिक्शन है। नर्वस सिस्टम उस साइकिल ऑफ अब्यूज और रेस्क्यू के लिए परमानेंटली वायर हो चुका है। ये एक बायोलॉजिकल प्रिजन है और यहाँ सिर्फ रैशनली सोचना काफी नहीं होता। इसके साथ ही एक और पावरफुल डिफेंस मैकेनिज्म ट्रिगर होता है, बिट्रेयल ब्लाइंडनेस। आपने सोचा है कभी कि बहुत ही इंटेलिजेंट, केपेबल लोग भी टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में क्यों रुक जाते हैं? क्योंकि उनका दिमाग इस अवेयरनेस ऑफ हार्म को कंप्लीटली सप्रेस कर देता है। अगर एक ऐसी फिगर जिस पर इमोशनल सर्वाइवल के लिए कोई कंप्लीटली डिपेंड करता है, वही हर्ट करने लगे, तो उस बिट्रेयल को एक्सेप्ट करना बहुत टेरिफाइंग होता है। जिंदगी की पूरी नींव हिल जाती है। इसलिए दिमाग उस हार्म को देखना ही बंद कर देता है, सिर्फ उस सेंस ऑफ सेफ्टी को जिंदा रखने के लिए। जरा
उस मेंटल स्टेट को इमेजिन कीजिए। एक ही टाइम पर दिमाग में दो बिल्कुल कॉन्फ्लिक्टिंग रियलिटीज चल रही हैं। इसे कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। एक तरफ वो लविंग पार्टनर जिसने शुरू में दुनिया परफेक्ट बना दी थी, और दूसरी तरफ वो क्रूअल अब्यूजर जो आज सामने खड़ा है। इन दोनों एब्सोल्यूट ऑपोजिट इमेजेस को रिकंसाइल करने की कोशिश करना ही एक्सट्रीम मेंटल एग्जॉस्शन का सबसे बड़ा रीजन है। और इस मेंटल बैटल का रिजल्ट क्या होता है? शांति बनाए रखने के लिए, टेंशन को कम करने के लिए विक्टिम खुद को ही ब्लेम करने लगता है। शायद मेरी ही गलती थी, या मैंने ही उसे गुस्सा दिलाया। पर अब सवाल ये है, What happens when the fear of losing this toxic bond takes over? यहाँ आकर ना हमारी एनालिसिस एक बहुत डार्क टर्न लेती है। अब तक हम इंटरनल साइकोलॉजिकल ट्रैप्स की बात कर रहे थे, दिमाग के अंदर की तूफान की। पर जब ये टॉक्सिक अटैचमेंट थ्रेटन होती है, जब अब्यूजर को लगता है कि कंट्रोल छूट रहा है, तब खतरा दिमाग से निकलकर एक्सटर्नल फिजिकल रियलिटी में आ जाता है और चीजें बिना किसी वार्निंग के डेंजरसली लीथल हो सकती हैं। इस शिफ्ट को समझने के लिए रिजेक्शन सेंसिटिविटी को देखना जरूरी है। सोचिए, टेक्स्ट मैसेजेस का 1 या 2 घंटे तक रिप्लाई नहीं आया। एक नॉर्मल हेल्दी रिलेशनशिप में इट इज परफेक्टली फाइन, लेकिन एक टॉक्सिक बॉन्ड में दिमाग इस इनोसेंट साइलेंस को एक मैसिव थ्रेट, एक अबैंडनमेंट की तरह देखता है। बॉडी में एक्सट्रीम पैनिक ट्रिगर होता है, बिल्कुल किसी ड्रग विड्रॉल जैसा। एक अजीब सी बेचैनी होती है जो अक्सर एक एग्रेसिव रिएक्शन बनकर बाहर फूटती है। स्टडीज दिखाती हैं कि रिजेक्शन की इस परसीव्ड फीलिंग पर रिएक्शंस अलग-अलग हो सकते हैं। मेन में ये सेंसिटिविटी अक्सर एक्सट्रीम जेलसी और हेविली कंट्रोलिंग बिहेवियर बनकर सामने आती है। दूसरी तरफ वुमेन में ये टेंड करता है हॉस्टिलिटी या फिर डीप इमोशनल विड्रॉल की तरफ। दोनों ही केसेस में सेफ्टी और ट्रस्ट पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन जाती है, जहां लगातार टॉक्सिक कॉन्फ्लिक्ट होता है और अब्यूजिव पार्टनर इस इंस्टेबिलिटी का फायदा उठाकर कंप्लीट पावर गेन कर लेता है। द डिसेंट इनटू डेंजर। जब कंट्रोल की डेस्परेट नीड और एक्सट्रीम जेलसी आपस में टकराते हैं, तो लव की ये फोरेंसिक रियलिटी छुप नहीं बैठती, लीथल बन जाती है। ये साइकोलॉजिकल और इमोशनल पैटर्न्स ओवरनाइट वायलेंस में नहीं बदलते। ये साइलेंटली बैकग्राउंड में धीरे धीरे एस्केलेट होते हैं। आसपास के लोगों को लगता है अरे थोड़ा पजेसिव ही तो है, पर हकीकत में एक डेडली क्लाइमैक्स की तैयारी हो रही होती है। लिथैलिटी असेसमेंट, वार्निंग साइंस, ये कुछ क्लियर फोरेंसिक रेड फ्लैग्स हैं जो प्रोफेशनल्स यूज करते हैं, जैसे वायलेंस की फ्रीक्वेंसी का अचानक बढ़ जाना, जान से मारने या खुदकुशी करने की एक्सट्रीम धमकियां, स्ट्रैंगुलेशन यानी गला दबाने की प्रीवियस हिस्ट्री, और ऑब्सेसिव स्टॉकिंग। लेकिन क्या आपको पता है इस पूरी लिस्ट में सबसे डेंजरस टाइम कौन सा होता है? सबसे खतरनाक फेज होता है सेपरेशन या ब्रेकअप। जब फाइनली इस साइकिल को छोड़ने की कोशिश होती है, वही सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट बन जाता है, क्योंकि अब्यूजर कंप्लीटली अपना कंट्रोल खोता हुआ महसूस करता है। और इस डेंजर को एक स्पेसिफिक फैक्टर सीधा 500%, यस 500% एम्पलीफाई कर देता है, यानी 5x रिस्क इंक्रीज। अगर एक अब्यूसिव पार्टनर के पास किसी फायर आर्म या बंदूक का एक्सेस है, तो फीमेल विक्टिम को परमानेंटली मार देने का चांस 5 टाइम्स बढ़ जाता है। ये एक चिलिंग स्टैटिस्टिक है। वेपन का होना गुस्से के उस छोटे से मोमेंट को एक ऐसी ट्रैजिक रियलिटी में बदल देता है जहां से कोई वापसी नहीं होती। इस डेटा को बिल्कुल न्यूट्रली पर ध्यान से देखें। इंटीमेट पार्टनर होमोसाइड्स की बात करें, स्पेसिफिकली हेटेरोसेक्सुअल रिलेशनशिप्स में, तो 77.9% केसेस में वायलेंस मेन कमिट करते हैं वुमेन के खिलाफ, और 22.1% केसेस में वुमेन मेन के खिलाफ। ये नंबर्स एक बहुत स्टार्क रियलिटी दिखाते हैं। इंटीमेट पार्टनर होमोसाइड्स शायद ही कभी एक अचानक हुआ रैंडम एक्सीडेंट होता है। ये मोस्टली एक लंबे, कैलकुलेटेड, कोअर्सिव कंट्रोल और पावर स्ट्रगल का आखिरी और सबसे डार्क स्टेज होता है। अगर हम थोड़ा ग्लोबल पर्सपेक्टिव लें, तो हाई इनकम नेशंस में जितनी भी औरतें बंदूक से मारी जाती हैं, उनमें से 92% सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स से होती हैं। जब आप इन टॉक्सिक साइकोलॉजिकल पैटर्न्स, इंटेंस रिजेक्शन सेंसिटिविटी और आसान वेपन एक्सेस को एक साथ मिला देते हैं ना, तो एक यूनिकली लीथल एनवायरनमेंट पैदा होता है। ये सिर्फ साइकोलॉजी का इशू नहीं रहता, ये माइंड और फेटल अपॉर्चुनिटी का एक डेडली कॉम्बिनेशन बन जाता है। और इस सब का एक और डीपली हार्ट ब्रेकिंग रिपल इफेक्ट होता है, चिल्ड्रन इन द क्रॉसफायर। फोरेंसिक डेटा के मुताबिक ऑलमोस्ट हाफ मल्टीपल होमिसाइड इंटीमेट पार्टनर इंसिडेंट्स में बच्चे सेकेंडरी विक्टिम्स होते हैं। ये सिर्फ आज की ट्रेजेडी नहीं है, ये आने वाले कल का बोझ है। जब घर की 4 दीवारी में ट्रॉमा नॉर्मलाइज हो जाता है, तो बच्चे उस टॉक्सिक साइकिल को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और अनजाने में वो ट्रॉमा अगली जनरेशन तक पास ऑन हो जाता है।
तो इतने इंटेंस एनालिसिस के बाद सवाल आता है, क्या इस ट्रैप से कोई रास्ता है बाहर निकलने का? यस, पर एक फैक्ट याद रखना होगा, यू कैन नॉट थिंक योर वे आउट ऑफ अ ट्रॉमा बॉन्ड, यू मस्ट रेगुलेट योर वे आउट। कोई कितना भी लॉजिकली सोच ले, सिर्फ विल पावर से इस लूप को तोड़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि न्यूरोबायोलॉजी लॉजिक नहीं समझती। इसके लिए प्रॉपरली अपने नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करना पड़ता है, एक न्यूरोबायोलॉजिकल डिटॉक्स चाहिए होता है। तो इस टॉक्सिक साइकिल को तोड़ने के कदम क्या हैं? ये स्टेप्स बिल्कुल अनकॉम्प्रोमाइजिंग है। नंबर 1, स्ट्रिक्ट नो कॉन्टैक्ट। कोई टेक्स्ट नहीं, कोई कॉल्स नहीं। ये पनिशमेंट नहीं है, ये ब्रेन के लिए एक लाइफ सेविंग डिटॉक्स है। नंबर 2, उस स्लॉट मशीन वाले इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट लूप को कंप्लीटली ब्लॉक करना, ताकि डोपामिन स्पाइक्स बंद हों। और नंबर 3, ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स की हेल्प से अपने नर्वस सिस्टम को वापस रेगुलेट करना। रिकवरी का असली मतलब है उस टॉक्सिक एडिक्शन को भूखा मारना और अपने अंदर के ट्रस्ट को जीरो से रीबिल्ड करना। आज के इस एक्सप्लेनर को एंड करते हुए मैं एक आखिरी थॉट छोड़कर जा रहा हूँ। Will we recognize the difference between passion and poison before it's too late? क्या हम टाइम रहते ये समझ पाएंगे कि कब वही ओवरवेलमिंग प्यार एक खतरनाक जहर बन चुका है? इन पैटर्न्स को पहचानना, इन्हें रोमांटिसाइज ना करना बहुत जरूरी है। अवेयरनेस ही बचा सकती है। सो थिंक अबाउट इट, कीप क्वेश्चनिंग, कीप रिफ्लेक्टिंग, एंड एज ऑलवेज अपनी अंदर की आग को जलाए रखिए।